हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो लगातार इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद के बारे में। तो हम लोग किसका अध्ययन कर रहे थे? पहले हम लोग बात कर रहे थे राज्य की कार्यपालिका की। और कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, राज्य की मंत्री परिषद आती है, और कौन आता है? राज्य का महाधिवक्ता आता है। तो हम लोग राज्यपाल का अध्ययन कर चुके थे और अब हम लोग मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद और इसी वीडियो में हम लोग राज्य के महाधिवक्ता के बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि उसके संदर्भ में आपको बहुत थोड़ा ही पढ़ना होता है। बाद बाकी जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में जो राज्यपाल होता है उसके जो प्रावधान होते हैं वो भी काफी सिमिलर से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है केंद्र में और राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसके प्रावधान भी आपको मिलते जुलते लगेंगे। साथ ही जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद होती है उसी तरीके से राज्य की मंत्री परिषद होती है, तो इसके प्रावधान भी आपको मिलते जुलते लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा समझने में कोई मेहनत नहीं करनी है। बस जो चीजें केंद्र के लिए आपने पढ़ी थी अब सेम चीजें वही आप राज्य के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी। देखो, अब आरओ यारो की परीक्षा के लिए 50 दिन शेष बचे हैं और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी सटीक सारगर्भित नोट्स के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं उनसे बोलता हूं कि आप कहीं पर भी मत भटकिए। आप 9368403908 पर कॉल या व्हाट्सएप करके इस आरओ यारो के कोर्स को पूरा अपने घर पर मंगवा लीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? जीएस व हिंदी के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके घर पर बुकलेट यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में पहुंचाए जाएंगे। साथ ही आपको ऑनलाइन 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे और करंट अफेयर्स भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। करंट अफेयर्स में 3 तरीके की होगी। एक तो जो हमारी स्पेशल करंट अफेयर मैगजीन होती है प्रति माह, जो बहुत शॉर्ट में और टॉपिक वाइज बनाई जाती है। दूसरा, प्रत्येक माह से 150 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे ताकि आप करंट अफेयर्स की भरपूर प्रैक्टिस भी कर पाए। और आपको क्या मिलेगा? पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप, यानी कि कहीं तैयारी के क्रम में आप फंसते हैं तो आप सीधा मेरे से या फिर जो भी आपको वहां पर ग्रुप एडमिन मिलेगा आप उससे अपनी पूरी समस्या को साझा करके उसका समाधान कर सकते हैं। तो नंबर मैंने आपको बता दिया है, ये लिखा हुआ है। और ये प्रोग्राम आपको 20% डिस्काउंट पर सिर्फ 1264 रुपए का मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, नोट्स पूरी तरीके से सारगर्भित हैं, यानी कि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिससे बस पेजों की संख्या बढ़ गई हो। बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, वही चीजें हैं जो आयोग टू द पॉइंट हमेशा से पूछता रहा है। तो इस नंबर पर तुरंत आप कॉल या व्हाट्सएप करिए और इस पूरे प्रोग्राम से जुड़िए और आरओ यारो प्री के एग्जाम को क्लियर करिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो देखो, जब आपने केंद्र की कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ा था तो वहां पर जो देश का कार्यकारी प्रमुख था वो कौन था? वो था प्रधानमंत्री। और केंद्र सरकार का प्रमुख भी कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो इसी तरीके से जब हम लोग राज्य के कार्यपालिका की बात करेंगे तो राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होगा वो कौन होगा? वो होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, और राज्य सरकार का जो मुखिया होता है वो भी कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। और मैं आपको साथ साथ जब भी कोई प्रावधान आएगा तो हम लोग उसमें केंद्र से भी कंपेयर करके देख लेंगे ताकि आपकी
जो चीजें हैं वो रिवाइज होती चले और आप दोनों चीजों में यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक बेहतर अंतर अपने दिमाग में समझ पाए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। तो दोनों चीजें याद करिए कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त किसे करता है? तो जब यहां पर किसी राज्य में मतलब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी का जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री बनने की योग्यता धारण करता है और उसे ही क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। इतनी चीजें तो आप समझते होंगे कि जब यहाँ पर चुनाव होते हैं, इतने तो आप बड़े हो गए हैं और आप वोटिंग प्रक्रिया में भी भाग लेते होंगे, तो सारी चीजें ये आपको पता होगी कि कैसे मुख्यमंत्री कोई बनता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन ये है कि मान के चलिए कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब क्या होगा? तो तब उस सिचुएशन में राज्यपाल क्या करता है? अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है और सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे कहता है कि आप 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल कर लीजिए। ठीक है, मान के चलिए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधानसभा की 200 सीटें चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी पार्टी को 200 सीटें चाहिए और कोई भी पार्टी 200 सीटें नहीं ला पाती है और एक पार्टी है जिसके पास मान के चलिए 175 सीटें हैं। तो 175 सीटों वाली पार्टी के प्रमुख को राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा और बोल देगा कि आप 1 महीने के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करिए, यानी कि 200 सीटें कंप्लीट करके दिखाइए अपनी। फिर आप देखते हैं कि पार्टियां जोड़ तोड़ करके या फिर इधर उधर से गठबंधन करके अपने 200 विधायक पूरे कर लेती हैं और उस पार्टी की सरकार बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा मुख्यमंत्री होता कौन है और इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। बाद बाकी अनुच्छेद 164 अपने दिमाग में बहुत ही ये क्लियर करके रखना। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री होता है उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता था कि प्रधानमंत्री को या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना कंपलसरी है, उसी तरीके से राज्य में भी जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, तो उसे सदस्य होना अनिवार्य है। अगर मान के चलिए कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो गया है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और अगर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे और मतलब पद पर बने रहना है तो उसे फिर सदन के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि मुख्यमंत्री को विधान मंडल के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, उसका सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वह नहीं है तो सिर्फ 6 माह के लिए वह मुख्यमंत्री रह सकता है और इसके आगे अगर मुख्यमंत्री उसे बना रहना है तो फिर उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीज आपने समझी।
अब देखो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन, मुख्यमंत्री। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता है। ठीक है, वह मुख्यमंत्री को तभी हटा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो दे। ठीक है, ये चीज मैंने इसीलिए क्लियर की क्योंकि यहां पर बिल्कुल आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो फिर राज्यपाल जब चाहे तब मुख्यमंत्री को हटा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र में भी सेम चीज थी। ठीक है, वहां पर भी जो प्रधानमंत्री था वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा था, लेकिन वहां पर भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से क्या प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकता है। जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे तब ही वो पद से हटाया जा सकता है। और सेम चीज राज्य में भी होती है कि जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो दे तभी राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो संविधान में निश्चित नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो संविधान में निश्चित नहीं है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है और आपके सामने 5 साल दिया जाता है और आप लोग उसको टिक करके चले आते हैं और जब बाद में घर पे आकर देखते हैं तब पता चलता है कि संविधान में तो मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित है ही नहीं और होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देगा तो उसे मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। और मान के चलिए संविधान में अगर ये लिख दिया जाए कि एक व्यक्ति 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त होगा तो वो फिर 5 साल के लिए ही रहेगा, जैसे कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल तय है कि भाई 5 साल के लिए आप अपनी नियुक्ति के तारीख से 5 साल तक इस पद पर बने रहेंगे, तो फिर वो बना ही रहता है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो संविधान में निश्चित नहीं है। उसका कार्यकाल डिपेंड करता है कि कब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत है। ठीक है, सामान्यतः जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहता है वह मुख्यमंत्री के पद पर बना रहता है। ठीक है, बिल्कुल जो बात मैंने आपको बोली वो सामने लिखी हुई है कि जब तक उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह पद पर बना रहेगा, नहीं तो फिर उसे पद से हटना पड़ेगा। और ये चीज तो आपको पता ही है कि राज्यपाल भी मुख्यमंत्री को तभी हटा सकता है जब वह विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों के बारे में। तो मुख्यमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री को मिलने वाले जो वेतन और भत्ते हैं वो तय किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों और इसके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की शक्तियां हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक है, तो मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जिसे चाहे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्री ना नियुक्त कर सकता है और ना ही उसे हटा सकता है। दोनों में ही किसकी सिफारिश चलेगी? मुख्यमंत्री की।
और जो मुख्यमंत्री होता है वो ही तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, और अगर कुछ उसमें फेरबदल करना हो तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री। ठीक है। और अगर मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री के पद से बर्खास्त करवा सकता है। करेगा उसे राज्यपाल, लेकिन इन सारी चीजों की सिफारिश जो की जाती है वो की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि एक राज्य की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती हैं, और जो राज्यपाल होता है वो सिर्फ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसी की सलाह पर कार्य करता है। बाद बाकी मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है। ठीक है। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं? एक तो मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा राज्यपाल उसे मंत्री नियुक्त करेगा, जिसे चाहेगा उसे पद से हटा देगा। ठीक है। मंत्रालयों का आवंटन कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी मंत्री को बर्खास्त करवाना हो इसकी सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है। तो ये सारी शक्तियां मुख्यमंत्री की थी मंत्री परिषद के संदर्भ में। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की। तो पहली बात तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की मुख्य कड़ी है। ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में कोई भी चर्चा करनी है तो मुख्यमंत्री इसमें जरूर शामिल रहता है। ठीक है। क्योंकि राज्य की जो भी नीतियां होती हैं, जो भी विधान होते हैं, उन सब में मुख्यमंत्री बिल्कुल टॉप पर रहता है और वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। बाद बाकी मुख्यमंत्री देखो राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक है। अगर राज्यपाल को इन पदों पर यानी कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है या फिर राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी है तो इस संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि किस व्यक्ति को इन पदों पर नियुक्त करना है। ठीक है। बाद बाकी जो राज्य का मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सलाह दी जाती है। ठीक है। तो जो राज्य का मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है इस मामले में भी मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है कि आप इस व्यक्ति को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई मुख्यमंत्री की राज्यपाल के संदर्भ में शक्तियां। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री की राज्य विधानमंडल के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देता है। बाद बाकी मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल से की जा सकती है। ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये प्रावधान हैं ये आपको वही मिलेंगे जो प्रधानमंत्री वाले हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री भी जिस व्यक्ति को चाहेगा उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है, करेगा सब कुछ राष्ट्रपति वहां पर। ठीक है। लेकिन सब चीजों की सलाह किसके द्वारा दी जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक उसी तरीके से आप यहां राज्य में देख रहे हैं कि सारी चीजों की जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती आपको दिख रही होगी। मुख्यमंत्री जिसे चाह रहा है वो मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा। किसी के भी व्यक्ति के मंत्रालयों का आवंटन करना हो तो उसमें पूरा जो जिम्मा है, जो पूरी शक्ति है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। ठीक है। और किसको बर्खास्त करना है ये भी मुख्यमंत्री तय करेगा। बाद बाकी जिस तरीके से केंद्र में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच की मुख्य कड़ी होता है, यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री है। ठीक है। बाद बाकी केंद्र में जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग होता है, जो अटॉर्नी जनरल वगैरह होता है,
उनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राज्य में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो सलाह दे रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं वही, बस आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री और केंद्र की जगह राज्य, बस। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने राज्यपाल वाले टॉपिक को पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और केंद्र की जगह राज्य। इसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद देखो, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है कौन? मुख्यमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री। बाद बाकी मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। तो क्षेत्रीय परिषद जो होती हैं, भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, अभी इनके संदर्भ में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में क्रमवार मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी होती है, और इस दौरान उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष का। ठीक है, बाद बाकी मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य में कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्यमंत्री की होगी, और मुख्यमंत्री को ही उस घटना या फिर कुछ भी होता है उसके संदर्भ में जवाब हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, बाद बाकी आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। तो कभी भी आपातकाल का मामला होगा तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री क्या होगा? मुख्य प्रबंधक होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री, और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। राज्य का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य प्रबंधक कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, और जो राज्यपाल होगा इसी मंत्री परिषद की सलाह से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मंत्री परिषद के परामर्श के बाद ही राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, और जो मंत्री परिषद की सलाह होती है वो राज्यपाल को मानने, मतलब राज्यपाल को मानना अनिवार्य है। ठीक है, राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। जैसे केंद्र में होता था ना कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को नकार नहीं सकता है, इसी तरीके से राज्य में भी होता है कि राज्य मंत्री परिषद की जो भी सलाह है उसको मानने के लिए राज्यपाल पूरी तरीके से बाध्य होता है। आगे लिखा भी हुआ है कि मंत्री परिषद का परामर्श राज्यपाल के लिए बाध्यकारी प्रकृति का होता है। ये देखिए, मंत्री परिषद का परामर्श राज्यपाल के लिए कैसा होता है? बाध्यकारी प्रकृति का होता है। और संविधान में राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, समयावधि आदि का उपबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर 163 और 164 को पूरी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, शपथ और समयावधि का उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 164 में। बाद बाकी 163 में क्या है? राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था। ठीक है, अब देखो, मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं,
लेकिन इन्हें भी राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तब ही क्या होगा, किसी व्यक्ति को मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाएगा। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को पद से नहीं हटा सकता है। बाद बाकी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल। बाद बाकी जो प्रोसेस मुख्यमंत्री के लिए था कि अगर उसे मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, उसी तरीके से मंत्री को भी विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद अगर उसे आगे पद पर बने रहना है तो उसे किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये जो प्रावधान है ये केंद्र सरकार के मंत्रियों पर भी लागू होता है। ठीक है, वहां पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर भी सेम प्रावधान था प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। और सेम यही प्रावधान राज्य में भी है, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद के लिए। ठीक है, प्रावधान आप लोगों को पता ही चल गया क्या है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है या बनना है मंत्री तो उसे किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो सिर्फ 6 माह के लिए अपने पद पर रह सकता है, और अगर उसे फिर आगे मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बना रहना है तो किसी एक सदन की सदस्यता उसे ग्रहण करनी पड़ेगी। बाद बाकी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री जो हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, राज्य के मंत्रियों का जो वेतन भत्ता होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है राज्य विधान मंडल के द्वारा। बाद बाकी अब देखो, एक मंत्री दोनों सदनों की बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य होगा। ये वाला भी प्रावधान पूरा तरीके से केंद्रीय मंत्री परिषद वाला ही आपको देखने को मिल रहा है। वहां पर भी जो मंत्री था वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो मंत्री मतदान उसी सदन में करेगा जिसका कि वह सदस्य होगा। तो सेम प्रावधान यहां पर भी आपको देखने को मिलता है राज्य में कि एक मंत्री दोनों सदनों की बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मंत्री मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका कि वह सदस्य हो। ठीक है, बाद बाकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। ऐसा ही केंद्र में होता था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती थी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और यहाँ पर राज्य में क्या हो रहा है कि सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। ठीक है, बाद बाकी जो न्यायालय होता है वो मंत्रियों द्वारा दी गई राज्यपाल को सलाह की जो जांच होती है या फिर समीक्षा होती है वो नहीं कर सकता है। संविधान में इस बात पर रोक लगाई गई है कि कोई भी न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना, ये चीजें कथन के रूप में पूछी जाती हैं। यहाँ पर कोई अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ऐसी सारी चीजें कथन के रूप में सीधा क्वेश्चंस में डाल दी जाती हैं और फिर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मंत्रियों की संख्या के बारे में।
तो राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी और अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, 12 यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, नंबर है, ये 12 से कम नहीं होगी और अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर 15% है और यहाँ पर 12 है, तो कम से कम 12 और अधिक से अधिक कितने, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से। ठीक है, और ये जो संशोधन है, ये जो प्रावधान है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। क्या था प्रावधान, कि राज्य में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 12 से कम नहीं होगी और विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, राज्य की मंत्रिपरिषद की भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, और जब हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो अपनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं कार्यपालिका, विधायिका या फिर न्यायपालिका बोलता हूं तो आप लोग अब तुरंत समझ जाते होंगे कि आखिर मैं किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं कि ये विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। लेकिन आप लोग मेरे साथ बहुत लंबे समय से पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, लगभग ये 22वीं क्लास है, तो 21 क्लास में मैं इन तीनों टर्म को लगभग 4 से 5 बार आपको समझा चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी मैं इन टर्म्स का यूज करता हूँ, चाहे मैं कार्यपालिका बोलूँ, चाहे मैं विधायिका बोलूँ या फिर मैं न्यायपालिका बोलूँ, आप लोग तुरंत समझ जाते होंगे कि बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर जब केंद्र की कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक होता था अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और यहाँ पर राज्य में कौन होता है, महाधिवक्ता। ठीक है, तो वही सेम अधिकारी यहाँ पर भी है। वो केंद्र का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता था, ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। और इसके पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 165 को याद रखिए पूरी तरीके से कि राज्य के महाधिवक्ता के पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। और वही व्यक्ति राज्य के महाधिवक्ता पद के रूप में नियुक्त हो सकता है जिसमें कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है, और इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो राज्य के महाधिवक्ता के पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 165 में किया गया है। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसी व्यक्ति को राज्य के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके अंदर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हो। बाद बाकी राज्य के महाधिवक्ता के जो वेतन और भत्तों का निर्धारण है ये भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बाद बाकी राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल का जो वर्णन है वो संविधान में निर्धारित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है और उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बाद बाकी इसके यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ में इसे सलाह कौन देता है राज्यपाल को, तो वो देता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ये चीज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी कि राज्य के महाधिवक्ता
की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। और राज्य के महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है राज्य सरकार को विधि यानी कि कानून संबंधी विषयों पर सलाह देना। तो केंद्र में जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है टोटली सेम, उसी तरीके से राज्य में कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके कार्य। ये तो देख लिया इसका कार्य क्या होता है, थोड़ा सा इसकी शक्तियां भी देख लेते हैं। तो राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा व विधान परिषद में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है और बिना मतदान के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो इसे ये पावर होती है कि चाहे वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले या फिर विधान परिषद की, लेकिन वह वोटिंग नहीं करेगा। वोटिंग का राइट सिर्फ विधान परिषद या विधानसभा के मेंबर्स को ही होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः सरकार बदलने पर राज्य का महाधिवक्ता भी बदल दिया जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति संबंधित सरकार की सिफारिशों पर ही होती है। ठीक है, जैसे केंद्र में होता था कि अगर वहाँ सरकार बदलती है तो अटॉर्नी जनरल को भी बदल दिया जाता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति भी वहाँ पर सरकार की सलाह पर होती है। तो ठीक राज्य में भी बिल्कुल सेम प्रावधान है कि अगर सरकार बदलती है तो राज्य के महाधिवक्ता को भी बदल दिया जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही होती है। राज्य सरकार से मतलब होता है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद याद रखना 165, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, योग्यताएं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की और वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है और राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, और कार्य क्या है? राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। शक्तियां क्या क्या हैं? विधान परिषद और विधानसभा की कार्यवाही में बिना मत दिए भाग ले सकता है, बोल सकता है। बाद बाकी सरकार बदलने पर राज्य का महाधिवक्ता भी बदल दिया जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिशों पर ही होती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों की राज्य की कार्यपालिका भी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और मैं आशा करता हूं कि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी पॉलिटी को बहुत ही मजबूत कर लीजिए। बाद बाकी आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉलिटी है ये आपके सभी परीक्षाओं में काम आएगी। अगर आप इन क्लासेस को एक बार देख लेंगे और अगर नोट्स को आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप इंटेलेक्टो के किसी प्रोग्राम से जुड़े हैं, वहाँ से नोट्स लिए हैं, तो उनको आप कवर कर लीजिए। वो पूरी तरीके से हर एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होंगे। चाहे वो यूपीपीसीएस आने वाला हो तो उसमें कोई बहुत हैवी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, यही सब उसमें भी पूछा जाता है। बस जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लगातार आरओ हो या फिर आगे आने वाला पीसीएस हो, आप उसके लिए इन पॉलिटी की क्लास को देखते रहिए और लगातार साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।